नमस्कार छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे फोर्थ पेपर की, चौथे पेपर की। उस हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी एकमात्र ऐसा विषय है आपके सिलेबस में जो 120 अंक लेकर बैठा है। अन्य किसी भी विषय को इतने अंक नहीं है। सिर्फ हिंदी ही एकमात्र विषय है जो 120 अंक लेकर बैठा है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ए, ब, से 3 भाग। ए भाग की बात करें 50 अंक का है। ब भाग की बात करें ब भाग की बात करें तो ये भी 50 अंक का है और स भाग की बात करें तो ये 20 अंक का है। इस प्रकार 120 अंक लेकर हिंदी आपके सिलेबस में बैठी हुई है। हिंदी की हम बात करें तो सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, हिंदी ही तो है। लेकिन आप जानते हैं, जैसे ही पेपर हाथ में आता है अनायास ही मुंह से निकलता है हिंदी है, पढ़ना पड़ेगा। 120 अंक, 120 अंकों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपका ए भाग। इसमें बहुत कम लिखना पड़ता है और बहुत अधिक अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। कम लिखकर अधिक अंक प्राप्त करना। ब और से भाग हमारे सिलेबस में ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक लिखते हैं फिर भी कम अंक प्राप्त करते हैं। यही एकमात्र भाग आपके सिलेबस में ऐसा है जिसमें आप पूरे 50 में से 50 अंक अर्जित कर सकते हैं। ब और से भाग में कितना भी हम लिखें पूरे 50 और 20 अंक प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा फोकस हम इस पर। यदि हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणियां सही होती हैं तो ब और से भाग भी स्वतः ही सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम भाग ए की बात करते हैं जो 50 अंक का है, जिसमें 10 बिंदु हमारे सिलेबस में हैं। एक बिंदु से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यानी 4 अंक का एक बिंदु है और किसी एक से 2 से 5 भी कर दिए जाते हैं। इस प्रकार 50 प्रश्न हमारे सामने तैयार होते हैं 50 अंक। सबसे पहले हम बात करें संधि। संधि एवं संधि विच्छेद, यानी दिए हुए शब्दों का संधि करना है और विच्छेद भी करना है। यानी 2 तरह से यहाँ से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, जोड़ना भी और तोड़ना भी। पूरा शब्द हमको दिया हुआ होगा, उसका विच्छेद करवाएगा। दूसरा, हमको विच्छेद दिया हुआ होगा और संधि करवाएगा। 2 तरह से अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन हिंदी के पेपर में हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा है। अब तक जो पूछे गए हैं उसमें संधि और संधि विच्छेद पूछे गए हैं। हो सकता है वह संधि का नाम भी पूछ ले, प्रश्न में हमारे सामने लिख कर दे संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए, संधि कीजिए और संधि का नाम बताइए। ऐसे भी प्रश्न हमारे सामने वो संधि के पूछ सकता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न आएंगे संधि के आपके, जिनमें 4-4 उदाहरण होंगे। एक में जोड़ने के लिए आएंगे, दूसरे में तोड़ने के लिए आएंगे। ये संधि यदि हमारे समझ में आती है तो ये सब भाग जो दे रखे हैं बहुत आसान हो जाया करते हैं, बहुत सरल। लगभग पूरी व्याकरण संधि के ऊपर ही निर्भर होती है। हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है वह संधि ही होता है। यदि ये समझ में आता है तो बाकी का सब आसान होता हुआ चला जाया करता है, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वह लिखित है, उसमें सब कुछ लिखना पड़ता है और हिंदी में बिंदी की भी अशुद्धि हुआ करती है और सारे नियम संधि में ही आ जाते हैं कि किस शब्द को हमको कैसे लिखना होता है, कहाँ हमको बिंदी लगानी होती है, कहाँ हमको पंचम वर्ण का प्रयोग करना होता है, कहाँ हमको छोटी की मात्रा लगानी होती है, कहाँ हमको बड़ी की मात्रा लगानी होती है। सब संधि के ऊपर निर्भर है। ठीक है, दूसरा बिंदु हमारे सिलेबस में उपसर्ग। हिंदी व्याकरण का सबसे सरल बिंदु होता है उपसर्ग। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग सबके सही होते हैं। 2 तरह से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा पद लिखकर हमको देता है और उसमें उपसर्ग कौन सा है वह अलग कराए जाते हैं। पूरा पद लिख कर देगा और उसमें किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है वो हमसे पृथक करवाएगा। ये आसान इसलिए है कि जो हमारे उपसर्ग हैं ये 3 हुआ करते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब प्रश्न जो पूछे जाते हैं वे अधिकांशतः संस्कृत के उपसर्गों से ही पूछे जाते हैं और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या निश्चित हुआ करती है 22 है। यदि हम 22 उपसर्गों के नाम याद कर लेते हैं, नाम याद रख पाते हैं, तो कितना
भी कठिन पद हमारे सामने है, हम हर बार आसानी से उनको पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। शर्त एक कि 22 उपसर्गों का नाम याद होना चाहिए। अब ये उपसर्ग आपके तब अलग होंगे जब आप संधि जानते हैं। उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं। यदि हम सही विच्छेद करते हैं तो सही उपसर्ग पर होते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। यदि हम सही विच्छेद नहीं कर पाएंगे तो उपसर्ग भी पृथक नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे। यानी ये बिंदु पूर्ण रूपेण इसके ऊपर आश्रित है। यानी संधि हमारे समझ में आया तो उपसर्ग के प्रश्न स्वतः ही सही हो जाएंगे, यानी 4 अंक हमको बोनस में मिलेंगे। कब? जब संधि हमारे समझ में आ जाएगी। तो पहला तरीका उपसर्ग के प्रश्न पूछने का कि पूरा पद लिख कर देगा और उससे उपसर्ग हमसे अलग करवाएगा। ठीक। दूसरा तरीका उपसर्ग के नाम लिख कर देगा और उनसे पद बनवाएगा। कोई भी उपसर्ग आपको लिख कर देगा, अति उपसर्ग के योग से बनने वाले 2 पद लिखिए, अनु उपसर्ग के योग से बनने वाले 2 उदाहरण लिखिए, प्रति उपसर्ग के योग से बनने वाले 4 उदाहरण लिखिए। तो उपसर्ग का नाम लिख कर देगा और कोई भी 2 पद जो हमें आसानी से याद होते हैं उन्हें हम लिख दिया करते हैं। तो ये सबसे सरल बिंदु होता है हमारे सिलेबस में, क्योंकि एक तो संधि पर आधारित है तो विच्छेद आसानी से हो जाएगा, आसानी से उपसर्ग पृथक हो जाएंगे, और एक हमको उपसर्ग के नाम लिख कर देगा, पद बनवाएगा, तो अपनी इच्छा से हम कोई भी पद वहां पर लिख सकते हैं। तीसरा प्रत्यय, ये शब्द के अंत में लगते हैं, इन्हें भी हम आसानी से अलग कर देते हैं। लेकिन इसकी हम बात करें 2 भागों में बांटा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 20% होती है और 80% प्रश्न तद्धित प्रत्यय से पूछे जाते हैं, क्योंकि तद्धित प्रत्यय में नियम चलते हैं। अब यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, लेकिन प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता है। ये अंत तक आपको याद रखना है कि उपसर्ग में तो संधि के नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती हमसे यही होती है कि प्रत्यय में भी हम संधि का नियम लगा बैठते हैं, और जैसे ही प्रत्यय में संधि का नियम लगाते हैं तो हमारा प्रत्यय गलत हो जाता है, हमारा मूल शब्द गलत हो जाता है, ये गड़बड़ी होती है। तो इनके नियम आपको विशेष तौर पर अलग से याद रखने पड़ेंगे कि प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं, प्रत्यय को जब हम मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो उनमें क्या क्या सामान्य से परिवर्तन होते हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा। इनकी हम चर्चा करेंगे, खासकर तद्धित प्रत्यय की, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 80% तक होती है और हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारे, अब ये तीनों बिंदु मिलकर हमारे कहाँ काम आएंगे? शब्द शुद्धि में। शब्द शुद्धि के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी शब्द हमसे पूछे जाएंगे, वो इन तीनों पर आधारित होंगे, संधि पर, उपसर्ग पर और प्रत्यय पर। यदि इन तीनों के नियम हमारे समझ में आते हैं, इन तीनों को हम बनाना सीख जाते हैं, अलग करना सीख जाते हैं, तो शब्द शुद्धि का कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि जितने भी उदाहरण आएंगे वो इन 3 बिंदुओं से ही होंगे। पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है। अब पर्यायवाची 6ठी क्लास से हमारे साथ चल रहा है। गाय के 2 पर्यायवाची लिखे, पृथ्वी के 4 पर्यायवाची लिखे, सूर्य के पर्यायवाची आसानी से हम लिख दिया करते हैं। लेकिन हम पर्यायवाची में क्या करते हैं कि ये पर्यायवाची लिखे हैं और इसके 10-20 उदाहरण सामने लिखे हुए हैं। हम 2-2, 3-3, 4-4 सरल जो आसानी से याद हो सकते हैं, हम उनको याद कर लेते हैं। और पहले प्रश्न भी हमारे सामने ऐसे ही आते थे कि पृथ्वी के पर्यायवाची लिखिए, सूर्य के पर्यायवाची लिखिए, नदी के पर्यायवाची लिखिए। अब प्रश्न ऐसा नहीं आता। अब वह क्या करता है कि यहाँ जो लिखे हुए उन शब्दों के पर्यायवाची नहीं लिखवाता, यहाँ जो 10-20 उदाहरण लिखे हुए हैं उनमें से किसी एक शब्द को उठाता है और फिर कहता है इसके पर्यायवाची लिखिए, फिर कहता है इसके पर्यायवाची लिखिए। अब मैं आपसे कहता हूं, प्रश्न यहां से हम चर्चा करें कि शेर के 2 पर्यायवाची लिखिए, आसानी से आप लिख देंगे जहां। अब आता है आपके पास शार्दुल के 2 पर्यायवाची लिखिए, तब हम घूम जाते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि ये किसका पर्यायवाची है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमको पर्यायवाची लिखे हैं और उनके सामने 10-20 उदाहरण लिखे हुए हैं, उनको भी हमें याद रखना पड़ेगा। और वे सब कहाँ से आएंगे? संधि से।
जब मैं आपको संधि कराऊंगा, विच्छेद कराऊंगा, तो उनके पर्यायवाची भी साथ साथ आपको बताता हुआ चलूंगा, उनके विलोम शब्द भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो ये सब संधि के ऊपर ही निर्भर है। आधे से ज्यादा पर्यायवाची विलोम शब्द संधि और समास से ही स्पष्ट हो जाया करते हैं। तो यानी ये इन दोनों बिंदुओं की बात करें तो ये भी संधि के ऊपर ही निर्भर है। इनके पर्यायवाची कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। विलोम शब्द हमको शब्द दिए हुए होंगे। एक बात बताऊं, ध्यान देना आप कि विलोम शब्द किसी में ए जोड़ दिया, किसी में अन जोड़ दिया, किसी में अनु जोड़ दिया, किसी में प्रति जोड़ दिया, ऐसे उदाहरण नहीं पूछे जाते। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक चलते हैं, 10वीं तक। अब हमारे सामने जो उदाहरण आएंगे वो ऐसे आएंगे जिनका पृथक ही अलग ही विलोम शब्द होता है, अलग से जिनका विलोम शब्द होता है। ऐसे नहीं एक शब्द दे दिया उचित अनुचित, आपने अनु लगा दिया और हमारा काम, अन लगा दिया और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं आएगा। ऐसे शब्द आएंगे जिनमें बिल्कुल अलग ही अर्थ निकल कर आएगा, जो शब्द पूछा हुआ है उससे उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, विलोम शब्द निश्चित हैं, बार बार घूमते रहते हैं। अब तक जितने भी कंपटीशन में विलोम शब्द पूछे गए हैं उन सब की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। ये बार बार हर बार घूम फिर कर हमारे सामने आ जाया करते हैं। अगला है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दिए गए शब्द एवं का अर्थ भेद। आप देखो क्या समश्रुत, सम यानी समान, श्रुत यानी सुनने में जो समान प्रतीत होते, सम यानी समान, श्रुत यानी सुनना, तो सुनने में जो समान प्रतीत होते हैं लेकिन भिन्नार्थक, लेकिन उनका अर्थ अलग है। देखने में सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, ऐसे लगते हैं दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन वास्तविक स्थिति में भिन्न अर्थ लिए हुए हैं, अलग अर्थ लिए हुए हैं। उनको हमको पृथक करना होता है, उनके अर्थ हमको लिखने होते हैं। ये कहें ये पूर्ण रूपेण ये शब्द पर्यायवाची पर निर्भर है, पर्यायवाची संधि पर निर्भर है। तो घूम फिर कर हम कहाँ पहुंच रहे हैं, संधि के ऊपर ही। घूम फिर कर कहाँ पहुंच रहे हैं, संधि के ऊपर ही। तो एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों में भी अंतर हुआ करता है बहुत आसानी से। जैसे मैं आपसे कहता हूं चतुर चालाक, दो शब्द मैंने बोले चतुर चालाक, अब हमारे दिमाग में आएगा दोनों का मतलब तो एक ही है। अगर दोनों का मतलब एक होता तो दो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही शब्द से काम चल जाता। अब चतुर और चालाक दोनों लिखकर हमारे सामने दिए, अब इनके अर्थ लिखने, इनके अर्थ स्पष्ट करने। अब अच्छे कार्यों में जो होशियार होते हैं वे तो चतुर हैं, और बुरे कार्यों में जो होशियार होते हैं वे चालाक हैं तो दोनों ही चालाक, हैं तो दोनों ही होशियार, लेकिन एक अच्छे कार्य में और एक बुरे कार्य में। और अच्छे कार्यों में जो होशियार होंगे वो चतुर होंगे, बुरे कार्यों में जो होशियार होंगे वो चालाक होंगे। तो ऐसे भिन्न अर्थ लिए हुए होते हैं, सुनने में देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन अर्थ उनका अलग होता है, ये हमको स्पष्ट करना होता है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वन वर्ड जिसे आप कहते हैं, आपको एक पूरा वाक्यांश दिया हुआ होगा और उसके लिए आपको एक सटीक शब्द निकालकर लाना होगा। दूसरों की कमियां खोजने वाला, दूसरों के दोष देखने वाला, एक पंक्ति ये आपको वाक्यांश लिखा है। अब इसका अर्थ क्या होता है उसको एक शब्द में प्रयुक्त करना है, छिद्रान्वेषी। ऐसे शब्द हमारे सामने आएंगे। शीघ्र प्रसन्न होता है जो वह, लिख दिया, शीघ्र प्रसन्न होता है जो वह। अब इसके लिए हमको एक शब्द लिखना है, आशुतोष। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जितना अभ्यास करोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतने निकलकर हमारे सामने ये आ जाया करते हैं। तो इनको बार बार अभ्यास से याद है। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि की मैंने ऊपर अभी चर्चा की। जितने भी शब्द होंगे वो संधि, उपसर्ग और प्रत्यय इनके ऊपर निर्भर होंगे, इनके योग से ही बने हुए होंगे। अब उनमें कौन सी मात्रा होती है, छोटी बड़ी, इनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा विशेष तौर पर, और ये स्पष्ट हो जाएंगे हमारे संधि, उपसर्ग और प्रत्यय से। शब्द शुद्धि के जितने भी उदाहरण पूछे जाएंगे इनके ऊपर ही रहेंगे। और ये शब्द शुद्धि का बिंदु अलग से नहीं कराया जाता। पहली क्लास जब हमारी हिंदी की शुरू होती है और जब तक हमारा सिलेबस समाप्त होता है तब तक ये बिंदु चलता रहता है। शब्द शुद्धि कि हम शब्द को शुद्ध कैसे लिखते हैं। हिंदी के 120 अंक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका इसी की होती है। हम क्या करते हैं, शब्द शुद्ध ही नहीं लिख पाते, एक मात्रा अर्थ का अनर्थ कर देती। मैंने दो शब्द लिखे बोर्ड पर, दिन दीन।
आपकी नजर में तो सिर्फ मात्रा का अंतर है, सब छोटी की जगह बड़ी लगा दी, क्या फर्क पड़ा? ये दिन दिवस और ये दिन दीन गरीब, दोनों का अर्थ बदल गया। ये हमारे युग्म शब्द में भी हमारे साथ आ जाते हैं। सुनने में एक जैसे प्रतीत हो रहे, देखने में एक जैसे प्रतीत हो रहे, लेकिन अर्थ अलग अलग है दोनों का। यही स्थिति आपने वाक्य में प्रयोग करते समय दिन की जगह दीन लिख दिया तो सब खत्म, और दिन की जगह दिन लिख दिया तो सब खत्म हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये शब्द शुद्धि में ऐसे शब्द हमारे सामने बहुत अधिक आते हैं। अगले बिंदु करें वाक्य शुद्धि। आज तक हमारे द्वारा जितने भी प्रश्नों का उत्तर दिया गया वाक्य के रूप में दिया गया, अब वाक्य में ही हम अशुद्धि कर जाते हैं, और वाक्य में जो अशुद्धि होती है वो व्याकरण से संबंधित होती है। ठीक है, संधि से संबंधित, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, लिंग, वचन, इन सब से संबंधित अशुद्धियां हमारे वाक्यों में देखने को मिलती हैं। तो हम शुद्ध वाक्य कैसे लिखते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, हम पहली दूसरी क्लास से ही इन दो बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस करेंगे, क्योंकि ये दो बिंदु यदि हमारे सुधर जाते हैं तो बाकी का सब बहुत अच्छे से हो जाया करता है। नहीं तो जब हम शब्द शुद्ध नहीं लिख पा रहे, वाक्य शुद्ध नहीं लिख पा रहे, तो क्या हम उत्तर देंगे? और मैंने आपको बताया हिंदी में तो बिंदी की अशुद्धि होती है, जिसमें तो आप वाक्य शुद्ध लिख रहे हैं, जिसमें आप वाक्य शुद्ध लिख, एक जैसे प्रतीत वाक्य हमको 4 उदाहरण अशुद्ध लिख कर देगा। दो स्थिति हैं कि 4 अशुद्ध वाक्य लिख कर देगा और उनको हमको शुद्ध लिखवाना है, उसमें बहुत छोटी सी अशुद्धि होती है, उसे शुद्ध करना है। अब स्थिति ऐसी भी आती है कि वो हमसे शुद्ध वाक्य ही लिख कर देता है तो शुद्ध लिखवाता है, वाक्य भी शुद्ध लिखता है और लिखवाता भी शुद्ध है। अगर हमको जानकारी है व्याकरण की तो हम उस शुद्ध वाक्य को यथावत लिख कर आ जाते हैं, यहाँ साहब यही शुद्ध है। नहीं तो हमारी आदत तो वही कि साहब सामने जो लिखा हुआ शुद्धि होगा और उसको हमको शुद्ध करना है, ऐसा नहीं है, वो शुद्ध लिख कर भी शुद्ध लिखवा सकता है, ये याद रखना। मुहावरे, अब मुहावरे का वाक्य में सटीक प्रयोग करना है। मुहावरा आपको दिया हुआ होगा, उसका वाक्य में आपको प्रयोग ऐसे करना है कि वाक्य का, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाए। कोई भी 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, अब मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। अब इसका अर्थ नहीं लिखना है, उसने क्या लिखा देखो, वाक्य में सटीक प्रयोग करना है जो मुहावरा है। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, तो सही प्रयोग हो गया। इस जो मुहावरा दिया होता उसका अर्थ स्पष्ट हो गया और वाक्य में भी प्रयोग हो गया। यही हमारी कहावत और लोकोक्ति हैं, इनका भावार्थ लिखना है, इनके कहने का मतलब क्या है। अब पसाए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इन दोनों में अंतर होता है, इन दोनों में अंतर होता है। मुहावरे का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते और कहावत या लोकोक्ति का हम स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमको वाक्य का सहारा लेना पड़ता है, वाक्य में उसको प्रयोग करना पड़ता है, जबकि कहावत और लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से एक वाक्य भी हुआ करते हैं और इनका हम स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जितने अधिक हम इनको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं या व्यावहारिक जीवन से भी हमारे दोनों बिंदु आसानी से सही हो जाया करते हैं। व्याकरण का अंतिम बिंदु है पारिभाषिक शब्दावली, यानी प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी के शब्द दिए हुए होंगे, उनका समान अर्थ हिंदी में हमको लिखना होता है। अंग्रेजी के शब्द दिए होंगे, वो प्रशासन से संबंधित होंगे और उनके हमको हिंदी में अर्थ लिखने पड़ेंगे। 4 उदाहरण यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा भाग, इस भाग में हमने एक ही चर्चा की कि हमको बहुत कम लिखना है। अंग्रेजी के 4 शब्द लिख कर दिए और उन 4 का अर्थ हमने हिंदी में लिख दिया, तो शब्द कितने लिखे? 4। शब्द कितने लिखे? 4। 4 अंक आ गए आपके। यहाँ 4 वाक्य आपने लिखे, यहाँ 4 वाक्य आपने लिखे, यानी 8 वाक्य लिखते हैं तो 8 अंक आपके प्राप्त होते हैं। कितना सा लिखना है? 8 वाक्य। यहाँ देखो आप, निबंध है 250 शब्दों का है, अंक है 20, 250 शब्द लिखोगे तब भी 20 अंक नहीं आएंगे। यहाँ आप 4 शब्द लिख रहे हैं, 4 अंक आ रहे हैं। यही स्थिति इन दोनों में भी है, लोकोक्ति और मुहावरे में यही स्थिति है। तो बहुत कम लिखना है, शब्द शुद्धि अशुद्ध शब्द आपको लिख कर दे रहा है, शुद्ध लिखना है, यानी एक शब्द के का उत्तर एक शब्द में ही देना है। वाक्य है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, शुद्ध वाक्य लिखना है, यानी एक ही पंक्ति लिखनी है, 1 अंक प्राप्त होगा। तो ये बिंदु हमारे सिलेबस के ऐसे हैं जिनमें कम से कम लिखना है और अधिक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैभाग की। वैभाग और सहभाग पूर्ण रूपेण
ए भाग पर आश्रित होता है, क्योंकि जब हम शब्द शुद्ध लिखेंगे, जब हम वाक्य शुद्ध लिखेंगे, तब हम इनको लिख पाएंगे। जब हम शब्द ही अशुद्ध लिख रहे हैं, वाक्य ही शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, तब क्या हम इनको कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब भाग भी हमारा 50 अंक का है, जिसमें 5 बिंदु दिए हुए हैं 10-10 अंक के। 10-10 अंक के 5 बिंदु आपके सिलेबस में हैं और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें हम संक्षिप्तीकरण। ये हमारे सिलेबस में एकमात्र ऐसा बिंदु है जो हमारे अनुसार ही डाला गया है। यानी हमारी स्थिति क्या है? हम इतना पढ़ते हैं, इतना याद रहता है, इतना लिख पाते हैं। ये भी यही कहता है, ये भी यही कहता है। यही एकमात्र बिंदु ऐसा है हमारे सिलेबस में जिसका उत्तर प्रश्न में ही लिखा हुआ होता है। यानी लगभग 150 शब्दों का, 100 शब्दों का, लगभग 100 शब्दों का एक अवतरण आपको दिया हुआ होगा और उसमें से 1/3 शब्द हमको लिखने होते हैं। लगभग 30-35 शब्दों में उसका उत्तर हमको देना होता है। उसको ही, जो हमको दिया हुआ है उसमें से ही निकालना होता है। याद रखना, ये बिंदु अंग्रेजी में हुआ करता था। 10th और 12th में जब हम पढ़ते थे, समरी के नाम से जिसे हम जानते हैं, हम क्या करते थे? एक पंक्ति ऊपर की लिखी, एक मध्य की लिखी और एक नीचे की लिखी। ऐसा नहीं करना। अंग्रेजी में हम ऐसा इसलिए करते थे कि उस अवतरण में, उस गद्यांश में क्या लिखा हुआ है ये हमारे समझ में नहीं आता था, इसलिए हम ऐसे। हिंदी में सब समझ में आता है। हिंदी में इनको हल करने के लिए क्या होता है कि जो शब्द उसमें दिए हुए होते हैं, उनका, जो वाक्य उस अवतरण में दिए हुए होते हैं, उनका यथावत प्रयोग नहीं करना होता। उनकी शब्दावली परिवर्तित करनी होती है और अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखना होता है। ऐसे को हम क्या करते हैं? 2 भागों में इसको बांटा गया है। इसमें 2 भाग बांटे गए। एक तो होता है आपका शीर्षक। अगर प्रश्न 1 आता है, 10 अंक का एक गद्यांश हमको दिया हुआ होता है, तो 2 अंक का हमारा शीर्षक होता है और 8 अंक का हमारा संक्षिप्तीकरण होता है। जो अवतरण दिया हुआ होता है उसका सटीक उचित शीर्षक निकलवाता है। याद रखना, एक अवतरण के एक से अधिक भी शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन सटीक शीर्षक क्या है उसका चयन हमको करना होता है, 2 अंक का होता है। और ये अगर शीर्षक सही होता है तो हमारा संक्षिप्तीकरण सही होता है, क्योंकि हम शीर्षक के इर्द गिर्द ही लिखते हैं। शीर्षक क्या है? एक फिल्म का नाम है। कोई भी फिल्म देख रहे हैं, उसका नाम है। वो 1 शब्द का भी हो सकता है, 2 शब्द का भी हो सकता है, एक वाक्यांश के रूप में भी हो सकता है। अब जो शीर्षक यानी फिल्म का जो नाम है, उस शीर्षक के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है। ठीक उसी प्रकार जो अवतरण हमको दिया हुआ होगा, जो अवतरण हमको दिया हुआ है, उसका हम एक सटीक शीर्षक निकालेंगे और फिर जो हम उत्तर लिखेंगे, जो हम संक्षिप्तीकरण करेंगे, उस शीर्षक के अनुसार ही करेंगे। यानी ये हमारा सही हुआ तो बाकी के 8 अंक भी हमारे सुरक्षित होते हैं। और जब यही गलत हो गया तो इन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि ये भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि इस भाग को 2 में बांटता है, 5-5 अंक के 2 प्रश्न देता है, तो ये 1 अंक का शीर्षक हो जाएगा और 4 अंक का फिर हमारा संक्षिप्तीकरण। अगला भी ऐसा ही रहेगा। तो एक, अब तक तो 1 ही पूछा गया है, आगे 2 भी कर सकता है, क्योंकि 2016 तक हमारे सिलेबस में पत्र थे, 1 ही पत्र था, लेकिन 2 पूछे गए, 5-5 अंक के कर दिए। ऐसे यहाँ भी इनको 5-5 अंक में वह विभाजित कर सकता है। मैंने आपको पहले बताया, हिंदी के पेपर में कुछ ना कुछ परिवर्तन, हल्का सा परिवर्तन हर बार देखने को मिलता है। वो यहाँ हो सकता है कि अब तक तो 1 ही आ रहा था, अब 2 आ जाए 5-5 अंक के। ठीक है, तो ये हमारे अनुसार होता है, जैसा हम अब तक करते हैं कि इतना पढ़ा, इतना याद रहा, इतना लिख पाए। ये भी यही कहता है कि प्रश्न हमारा इतना और उत्तर हमारा छोटा सा, यानी 1/3 भाग हमको यहाँ पर लिखना होता है। यही एकमात्र बिंदु ऐसा हमारे सिलेबस में जिसमें प्रश्न से छोटा उत्तर हुआ करता है, यानी 1/3 शब्दों में ही लिखना है। अगला बिंदु है पल्लवन। एक पंक्ति हमको दी हुई होती है, और देखो ध्यान से देना, यह कोई सूक्ति भी हो सकती है, वह काव्य की कोई पंक्ति भी हो सकती है, प्रसिद्ध कोई कथन भी हो सकता है। इसका भाव विस्तार करना है हमको। याद देना, भाव, उसका अर्थ प्रदर्शित नहीं करना।
उसका भाव कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसके कहने का अर्थ क्या है, उसके कहने का भाव क्या है, वो हमको प्रदर्शित करना है। अर्थ प्रदर्शित नहीं करते, अधिकांश छात्र यहाँ गड़बड़ी कर जाते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पंक्ति का पल्लवन कीजिए, भाव विस्तार कीजिए, ये हमको है। अब हम क्या करते हैं, इसका अर्थ प्रदर्शित कर जाते हैं कि समय रहते फसल की रखवाली नहीं की थी और चिड़िया सारा खेत चुग गई, अब पछता रहा है, अब रो रहा है, ये सब कुछ नहीं। तो समय रहते कार्य करने की सार्थकता यहाँ व्यक्त की गई कि समय रहते आप अपना काम करो। समय रहते अब आपके पास बहुत अच्छा समय, जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं या आपके पास समय, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, आपके घर कोई नहीं आएगा और समय का आप सदुपयोग कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और अच्छा परिणाम आपका आ जाता है। ठीक है, अब इस समय को भी आपने इधर उधर की बातों में निकाल दिया तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। तो कोई भी पल्लवन आपको दिया हुआ होगा, कोई प्रसिद्ध सूक्ति हो सकती है, लोकोक्ति मुहावरा हो सकता है, काव्य की पंक्ति हो सकती है, कोई प्रसिद्ध कथन हो सकता है। ठीक है, उसको हमको भाव विस्तार, यहाँ शब्द सीमा है 100, शब्द सीमा 100। एक पंक्ति में औसतन 7 से 8 शब्द आते हैं। हमारी जो पंक्ति है, अब पुस्तक की जो पंक्ति होती है उसमें औसतन 15 से 16 शब्द आते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं उस पंक्ति में औसतन 7 से 8 शब्दों का प्रयोग होता है। कोई शब्द छोटा आ जाता है, कभी बड़े, कभी मतलब 10 भी पहुंच जाते हैं तो कभी 6 भी रह जाते हैं। ये स्थिति वहां देखने को मिलती है। तो उसके अनुसार लगभग 100 शब्दों में हमको इसको लिखना होता है। लेकिन एक बात और हमारे पास यहाँ ये है कि हमको एक पृष्ठ इसके लिए खाली छोड़ता है, उस पूरे पृष्ठ तक हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें गड़बड़ी क्या होती है, सबसे अधिक गड़बड़ी होती है पुनरावृत्ति। सबसे अधिक पुनरावृत्ति नामक दोष इसमें पाया जाता है कि हर तीसरी चौथी पंक्ति में हम घूम फिर कर उसी वाक्य का प्रयोग कर जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भाव ही उत्पन्न नहीं हो पाते, विचार ही उत्पन्न नहीं हो पाते कि क्या कह रहा है, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। ये तो इसके लिए हमको पूर्ण रूपेण भाव लिखने हैं, अर्थों को नहीं लिखना है और अधिक से अधिक उदाहरणों का प्रयोग करना होता है। जितने अधिक उदाहरण हम दे सकते हैं उनका प्रयोग करना होता है। और उदाहरण यदि पद्य भाग में है तो बहुत अच्छा होता है। आप अपनी पंक्ति को, सूक्ति का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी कवि का दोहा लिख सकते हैं, संस्कृत का श्लोक भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी की कोई कोटेशन भी लिख सकते हैं, या जिस क्षेत्र की आपको कोई भी, जिस भाषा की आपको कोई भी क्षेत्रीय भाषा की लोकोक्ति या मुहावरा उससे संबंधित है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता अनुसार नकारात्मक उदाहरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये याद रखना। इसको स्पष्ट करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पल्लवन में उदाहरण प्रदर्शित किए जाते हैं, संक्षिप्तीकरण में उदाहरण हटाए जाते हैं, याद रखना। जो हमारा संक्षिप्तीकरण है इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं उनको हटाया जाता है, गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, उदाहरण हटाए जाते हैं। और यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित किए जाते हैं, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अधिक से अधिक उदाहरण हम दे सकते हैं। पल्लवन में ये होता है। किसी भी प्रसिद्ध कवि, आप देखो यहाँ गलती क्या होती है कि हम उदाहरण देते हैं, कबीर का दोहा होता है, तुलसीदास का नाम लिख जाते हैं कि तुलसीदास ने कहा है, जबकि दोहा तो कबीर का था। ठीक है, मीराबाई का की पंक्ति होती है और सूरदास का नाम दे जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ आपको क्या करना होता है कि यदि आपको वास्तविक स्थिति में पता है कि कबीर का दोहा है कि सूरदास का है कि तुलसीदास का है, तो हम उसका नाम लिख सकते हैं कि कबीरदास ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है। और अगर हमको नाम याद नहीं रह पाते हैं तो आप लिखेंगे कवि के शब्दों में, बस हिंदी में कहा गया है, संस्कृत में कहा गया है, अंग्रेजी में कहा गया है, मारवाड़ी में कहा गया है, ढूंढाड़ी में कहा गया, जो भी, मतलब गलत नाम लिखने से अच्छा है किसी का नाम मत लिखो। ठीक है, कवि के अनुसार और पंक्ति लिख दो, उदाहरण लिख दो, तो आप यहाँ उदाहरण अधिक से अधिक प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा और चौथा भाग इसका दोनों एक हैं। ठीक है, एक तो पत्र लेखन है और एक पत्र का प्रारूप है। अब पत्र का प्रारूप तो पूछा ही नहीं जाता, ठीक है, उसके स्थान पर वो पत्र ही लिखवाता है। अब प्रश्न हमारे सामने, अधिसूचना का सामान्य प्रारूप तैयार कीजिए। अब सामान्य प्रारूप क्या होता है कि हमको शीर्ष, मतलब पत्र के मध्य में ये लिखना होता है, बाएं कोने में ये लिखना होता है, दाएं कोने में लिखना है, मध्य में लिखना है, समापन बाएं कोने में करना है, दाएं कोने में करना है। ये होता है प्रारूप, सामान्य प्रारूप, जिसमें हम कार्यालय का नाम लिख देते हैं, सरकार का नाम, कार्यालय का नाम,
पत्र क्रमांक, दिनांक ये लिख दिया और विषय वस्तु लिख दी, डैश 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 करके पूरा खाली, और बाद में हस्ताक्षर वगैरह करा दे, प्रतिलिपि वगैरह ये लिख दी, ये सब कुछ किया। ये होता है प्रारूप, जो पूछा नहीं जाता है। इसके स्थान पर वह अधिसूचना ही लिखवाएगा, निविदा ही लिखवाएगा, परिपत्र ही लिखवाएगा, विज्ञप्ति नहीं लिखवाएगा। आपके सामने प्रश्न नहीं आया आज तक कि परिपत्र के सामान्य प्रारूप तैयार कीजिए, नहीं आएगा। पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, लेकिन अब तक नहीं पूछा गया तो आगे भी संभावना ना के बराबर है। वह क्या करेगा, आपसे अधिसूचना लिखवाएगा, निविदा लिखवाएगा, परिपत्र लिखवाएगा, विज्ञप्ति लिखवाएगा। वही पत्र लेखन में सामान्य कार्यालय पत्र, एक बात याद रखना, हमारे सिलेबस में सिर्फ कार्यालय पत्र हैं, ठीक है। कार्यालय पत्र में अब आपके कार्यालय आदेश आ जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र आ जाते हैं, अनुस्मारक आ जाते हैं, निविदा आ जाती है, अनुसूचना आ जाती है, परिपत्र आ जाते हैं, विज्ञप्ति, ये हमारे सब कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र क्या है, एक बात याद रखना, कार्यालय पत्र हमेशा कार्यालय से ही लिखे जाते हैं। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, एक कार्यालय से निजी संस्था या फर्म के पास, एक कार्यालय से व्यक्ति विशेष के पास, लेकिन लिखे प्रत्येक स्थिति में कार्यालय से ही जाते हैं। हमारे द्वारा कोई पत्र यदि किसी कार्यालय में लिखा गया है तो वह कार्यालय पत्र नहीं है। कार्यालय पत्र प्रत्येक स्थिति में कार्यालय से ही लिखे जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, एक कार्यालय से निजी संस्था या फर्म के पास, या एक कार्यालय से व्यक्ति विशेष के पास, ठीक है। एक जिला शिक्षा अधिकारी किसी विद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल के पास पत्र लिख रहा है तो कार्यालय से कार्यालय में पत्र पहुंचा, ठीक है। सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को, जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी को पत्र लिख सकता है, यानी प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी पत्र लिख सकता है। तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र लिखा गया वो कार्यालय पत्र है। निजी संस्था या फर्म के पास कि आरपीएससी वो एग्जाम करा रही है और अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख, तो 5 लाख तक आरपीएससी आराम से बैठक व्यवस्था कर सकती है, लेकिन अभ्यर्थी पहुंच गए 10 लाख, बैठक व्यवस्था चरमरा गई, तो वो निजी संस्था कॉलेज और स्कूल्स के पास पत्र डालती है कि आपके विद्यालय महाविद्यालय में कितने छात्रों की बैठक व्यवस्था हो सकती है, ब्यौरा प्रस्तुत करें। तो एक कार्यालय से निजी संस्था या फर्म के पास गए, व्यक्ति विशेष के पास आपका ज्वाइनिंग लेटर, क्या आपका अस्थायी चयन किया गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएं, या अपनी ज्वाइनिंग दिनांक कितने से इतने तक जो अधिसूचना होती है, ये व्यक्ति विशेष के पास लिखी जाती है। अब ये जितने भी कार्यालय पत्र होते हैं सब अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अन्य पुरुष देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष होता है कथन को कहने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, अन्य पुरुष होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। मोटे तौर पर मैं ये कहता हूं कि जो प्रत्यक्ष में हमारे सामने नहीं होता वो अन्य पुरुष होता है, जो प्रत्यक्ष में हमारे सामने नहीं होता वो अन्य पुरुष होता है, और जितने भी कार्यालय पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, सब अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, एक जिला शिक्षा अधिकारी किसी विद्यालय के प्रिंसिपल के पास पत्र लिख रहा है, तो क्या उस समय वह प्रिंसिपल जिला शिक्षा अधिकारी के पास होगा, उसके समक्ष होगा? नहीं होगा, यानी उसके सामने नहीं है, तो उसके लिए क्या है? अन्य पुरुष, ठीक है। आरपीएससी किसी स्कूल या कॉलेज के प्राचार्य के पास पत्र लिख रहा है, तो क्या उस समय वो वहां बैठे हुए होंगे? नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या होगा? अन्य पुरुष। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर तैयार किया जा रहा है, तो क्या उस समय आप उस अधिकारी के पास होंगे? नहीं होंगे, तो आप उसके लिए क्या होंगे? अन्य पत्र। सिर्फ अर्धशासकीय पत्र हमारे सिलेबस में एक ऐसा पत्र है जो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, बाकी के सभी पत्र हमारे अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों बिंदु हमारे। अब आता है अनुवाद। दिए हुए अंग्रेजी का एक अनुच्छेद होगा जिसकी शब्द सीमा 75 होगी, और हिंदी में उसको अनुवाद हमको करना होगा, ठीक है। अभी तक एक ही बार हमारे सिलेबस में ये बिंदु जुड़ा है, ये आया है। अब इसमें हमको लगभग 75 शब्दों का एक अंग्रेजी का पैराग्राफ होगा, उसकी हमको यथावत हिंदी लिखनी होती है। ये एक ऐसा बिंदु जुड़ा है हमारे सिलेबस में, चाहे इंग्लिश मीडियम का छात्र है चाहे हिंदी मीडियम का छात्र है, दोनों के लिए समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश मीडियम के छात्र में जो पैराग्राफ दिया हुआ होगा उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये क्या कह रहा है, लेकिन वो हिंदी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हिंदी नहीं आई उनके समझ में। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के सामने अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है यही समझ में नहीं आता, वहाँ ये गड़बड़ी होती है। तो ये अवतरण हमको दिया होगा, इसको दूसरी तरह से भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। याद रखना, यहाँ लिखा हुआ है 75 शब्दों का एक अवतरण दिया हुआ होगा जिसकी हमको हिंदी लिखवाएगा। वो ऐसे नहीं करके हमको वाक्य के रूप में भी लिखवा सकता है,
कि अंग्रेजी के 10 वाक्य लिख कर दिए और उनकी हिंदी लिखवाई, तो एक एक अंक में उसको विभाजित कर दिया। 5 वाक्य हमको लिख कर दिए और उनकी हिंदी हमसे लिखवाई, 2-2 अंक में विभाजित कर दिया। तो ऐसे भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 20 अंक का है अकेला निबंध। शब्द सीमा रहेगी 200, शब्द सीमा रहेगी 200। 20 अंक का एक बिंदु है हमारे सिलेबस में निबंध। ये दूसरी क्लास से हमारे साथ है और आज तक चल रहा है। दूसरी क्लास से हम पढ़ रहे थे, तब तक गाय के ऊपर निबंध लिखिए, स्कूल के ऊपर हमारा विद्यालय निबंध लिखिए। शुरू से दूसरी क्लास से हमारे साथ है, आज भी है। वास्तविक स्थिति में आज तक हम निबंध लिख पाए? वास्तविक स्थिति में आज तक हमने निबंध लिखा? नहीं लिखा। निबंध निबंध जो बंधा हुआ नहीं है वो निबंध होता है, जो बंधा हुआ नहीं है वो निबंध होता है। लेकिन हमको दूसरी क्लास से और आज तक बांध कर रखा है, स्वतंत्र रूप से कभी निबंध नहीं लिखने दिया। जब हम दूसरी क्लास में थे तब हमारे पास निबंध आता, गाय के ऊपर 10 पंक्तियों का निबंध लिखिए, यानी 10 ही लिखनी है, आप 11वीं नहीं लिख सकते। तो निबंध कहाँ रहा? बांध कर रख दिया। ठीक है, 10वीं में पढ़ते थे, 12वीं में पढ़ते थे, निबंध आता था, कोष्टक में लिखी होती शब्द सीमा 300। और आज भी हमारे सिलेबस में है तो कोष्टक में लिखा हुआ है शब्द सीमा लगभग 250। लगभग, अभी मैंने आपको बताया एक पंक्ति में 7 से 8 शब्द आते हैं, एक पंक्ति में 7 से 8 शब्द आते हैं, उसके अनुसार हमको पंक्तियों में लिखना होता है। हम पूरा कहाँ लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। तो यहाँ भी हमको बांध कर रख दिया, तो निबंध है क्या? नहीं है। 20 अंक का एक बिंदु। ये जो हमारे बे और से भाग हैं, इनमें लिखने संबंधी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे सिलेबस में ए भाग होता है। यदि व्याकरण को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, लिखने के नियम हमारे समझ में आ जाते हैं, तो बे और से भाग को हम बहुत अच्छे से लिख पाते हैं।